विधानसभा में विजय को मिली जीत की। पीएम मोदी के नाम राहुल गांधी के पत्र की। देखेंगे बंगाल बिहार एसआईआर के बाद क्यों मचा हुआ है घमासान, कैसे गई प्रतीक यादव की जान, जानेंगे कौन बनेगा केरल का सीएम। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे क्या ईरान अमेरिका में छिड़ेगी परमाणु जंग। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर फूटा गुस्सा। 12 साल से पेंशन एक भी रुपए नहीं बढ़ने का लगाया आरोप। कहा मोदी ने छीना बुजुर्गों का सम्मान। पश्चिम बंगाल आईपैक रेड का मामला सुप्रीम कोर्ट में 22 मई को होगी सुनवाई। चुनाव के दौरान ईडी और ममता बनर्जी में तनातनी का है मामला। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए जारी किया संदेश। कहा हिम्मत ना हारे, मजबूत बने रहे, क्रूर लोगों का सामना करने का किया आह्वान। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। अमित शाह को लिखा पत्र। गोगोई ने केंद्र सरकार से की नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की मांग। शेयर बाजार में तेजी, 49 अंकों की तेजी के साथ 74,608 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 33 अंकों की तेजी के साथ 23,412 पर बंद हुआ निफ्टी। Paying for college can be confusing. ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 13 मई का दिन तमिलनाडु विधानसभा के लिए ऐतिहासिक रहा। टीवी के प्रमुख और सीएम विजय की सदन में पहली परीक्षा हुई। यहां उन्होंने बहुमत हासिल कर लिया। सदन में वोटिंग के दौरान डीएमके ने जहां वॉकआउट किया तो वहीं एआईएडीएमके की टूट हो गई। तो क्या कुछ हुआ विधानसभा में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु के सीएम विजय ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता देने के साथ ही ये साफ कह दिया था कि 13 मई तक उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। इसलिए विजय विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाए थे और ये तय माना जा रहा था कि विजय आसानी से बहुमत साबित कर देंगे, क्योंकि डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो नहीं चाहते कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे। इसलिए विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही डीएमके के सभी 57 विधायकों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। लेकिन खेल बीजेपी और उसके सहयोगियों के साथ हो गया। एक तरफ विजय का समर्थन करने वाले सभी विधायक एकजुट रहे और सभी 119 विधायक जो विजय का समर्थन कर रहे थे उन्होंने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा था। जिन्होंने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा था उन सभी ने सरकार के पक्ष में वोट डाला। लेकिन विपक्ष के किसी भी दल के सभी विधायकों ने विरोध में वोट नहीं डाला। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि वो विश्वास प्रस्ताव का विरोध करेगी, लेकिन पार्टी के विधायक ने विजय के खिलाफ वोट देने से इनकार कर दिया और वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, जो बीजेपी को बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी की दूसरी सहयोगी पीएमके ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उसके 4 विधायक हैं, जबकि एक अन्य सहयोगी एएमएमके के विधायक कामराज ने विजय के पक्ष में ही वोटिंग कर दी। इसके अलावा एनडीए के 24 विधायकों ने भी विजय का समर्थन किया है। इसे एनडीए के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ये सभी विधायक एआईएडीएमके के थे। पार्टी चीफ पलानीस्वामी ने ऐलान किया था कि वो विजय सरकार के विश्वास प्रस्ताव का विरोध करेंगे, लेकिन एआईएडीएमके के 47 विधायकों में से सिर्फ 22 ने ही विरोध में वोट डाला है। यानी विजय के विश्वास मत के दौरान एनडीए बुरी तरह से टूट गया। इस बीच विश्वास मत हासिल करने के बाद विजय ने कहा कि हमारी सरकार सेक्युलर तरीके से काम करेगी। हमारी पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल नहीं होगी और न ही यह हॉर्स ट्रेडिंग वाली सरकार है, बल्कि एक ऐसी सरकार है जो घोड़े की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। विजय ने यह भी साफ कह दिया कि पिछली सरकार की योजनाएं जारी रहेंगी। विधानसभा में विजय को मिली जीत ने एनडीए के होश उड़ा दिए हैं, तो राहुल गांधी ने भी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई डायरेक्टर के चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण बताया है। सरकार पर भड़कते हुए उन्होंने साफ कहा है कि वो कोई रबर स्टैंप नहीं है। तो क्या कुछ कहा राहुल ने, देखिए रिपोर्ट में। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर विपक्ष सरकार पर अक्सर हमलावर नजर आता है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रखता है। वहीं अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के डायरेक्टर के चयन प्रक्रिया को पक्षपाती बताते हुए नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी एक्स पर साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सीबीआई के अगले निदेशक की सिफारिश के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में मैं आपको ये चिट्ठी लिख रहा हूँ, ताकि समिति की कार्यवाही से अपनी असहमति व्यक्त कर सकें। राहुल ने आरोप लगाया कि आपकी सरकार ने सीबीआई का बार बार दुरुपयोग किया है, जबकि ये भारत की प्रमुख जांच एजेंसी होनी चाहिए और इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया गया है। इसी प्रकार के संस्थागत भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विपक्ष के नेता को चयन समिति में शामिल किया गया है। खेद है कि आपने इस प्रक्रिया में मुझे कोई सार्थक भूमिका नहीं दी।
राहुल ने भड़कते हुए कहा कि विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं। दरअसल 12 मई को सीबीआई के अगले डायरेक्टर के चयन के लिए बैठक हुई थी, जिसमें पीएम मोदी, सीजेआई सूर्यकांत और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल थे। इस बैठक से निकलते ही राहुल ने आपत्ति दर्ज करते हुए पीएम मोदी को ये लेटर लिखा है। राहुल का साफ कहना है कि चयन समिति से जरूरी जानकारी छिपाकर पूरी प्रक्रिया को सिर्फ औपचारिकता बना दिया गया है। चयन किसका होगा ये पहले से ही तय होता है। विपक्ष की तरफ से ये शिकायत है कि इस तरह की चयन समिति की बैठकों में विपक्ष के नेता को उम्मीदवारों की लिस्ट कुछ घंटे पहले सौंपी जाती है, जिसमें कई नाम होते हैं। इसीलिए मुमकिन नहीं होता कि किसी नाम की जांच पड़ताल और समीक्षा कर किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। इसी को लेकर राहुल का गुस्सा फूटा है कि सरकार ने एलओपी को महज रबर स्टैंप समझ लिया है। राहुल गांधी की चिट्ठी सामने आने के बाद अब इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव बढ़ने की संभावना है। हालांकि विपक्ष उसे संस्थाओं की निष्पक्षता से जुड़ा मामला बता रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि इस मामले में आने वाले दिनों में राजनीतिक और संवैधानिक बहस तेज हो सकती है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, तो वहीं बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकार के नए फरमान पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के नाम एसआईआर प्रक्रिया में लिस्ट से हट चुके हैं, अब उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। इतना ही नहीं, इन लोगों के बैंक खातों को भी बंद करने की तैयारी है और इस फैसले ने अब नागरिकता के प्रमाण को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल है कि क्या वोटर लिस्ट ही नागरिकता का इकलौता प्रमाण है और किस आधार पर लिस्ट में नाम ना होने पर किसी को सरकारी लाभ से वंचित रखा जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। एसआईआर के नाम पर बिहार और पश्चिम बंगाल में एक बड़ा राजनीतिक और मानवीय संकट खड़ा हो गया है। हाल ही में हुए चुनावों के बाद दोनों राज्यों की बीजेपी सरकारों ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक के बाद स्पष्ट किया कि गुजर चुके अवैध घुसपैठियों और गैर भारतीयों को नागरिक सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। हालांकि ट्रिब्यूनल में लंबित मामले वाले लोगों को फिलहाल राहत दी गई है। बिहार की बात करें तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि वोटर लिस्ट से बाहर हुए लोग राशन और दूसरे कल्याणकारी वोटर लिस्ट गार्बेज आइटम्स है, यहाँ तक कि उनके बैंक खातों को भी बंद करने की तैयारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद करीब 91 लाख नाम हटाए गए, वहीं बिहार में 68 लाख लोगों के नाम काटे गए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक झटके में सरकारी तंत्र से बाहर होना एसआईआर गार्बेज करता है। लिस्ट। बंगाल में सिर्फ उन्हीं लोगों को राहत मिलेगी क्या चल रहा है? मामले फिलहाल ट्रिब्यूनल में विचाराधीन ड्रामा। इस फैसले ने अब एक नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने सवाल किया, क्या मतदाता सूची में नाम होना ही नागरिकता का एकमात्र सबूत है? क्या बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सिर्फ लिस्ट से नाम हटने पर किसी को नागरिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है? अब दोनों राज्यों की सरकारों का तर्क पारदर्शिता और अवैध घुसपैठ को रोकना है, लेकिन लाखों वैध नागरिकों के सिर पर अब सुविधाओं के छीनने की तलवार लटक रही है। आने वाले वक्त में यह मुद्दा अब सीधे सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचता दिख रहा है। अब इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखना काफी अहम होगा। जिन लोगों का नाम एसआईआर में कट गया, उनको सरकार के फरमान से बड़ा झटका लगा है, तो अखिलेश यादव के परिवार के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की जान चली गई और इन सब के बीच इस घटना को पारिवारिक तनाव के एंगल से भी देखा जा रहा है। तो कैसे गई प्रतीक यादव की जान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 13 मई की सुबह लखनऊ में निधन हो गया। महज 38 वर्ष की आयु में हुए निधन ने सभी को हैरान कर दिया है। घटनाक्रम के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे प्रतीक यादव की तबीयत अचानक बिगड़ी। उनकी पत्नी अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट उन्हें आनंद फानंद में लखनऊ के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। हालांकि अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर डीसी पांडे ने बताया कि जब प्रतीक को लाया गया तब उनकी पल्स पूरी तरह गिर चुकी थी और हृदय गति रुक गई थी। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उनकी जान जा चुकी है। प्रतीक यादव के शव का पीएम लखनऊ मेडिकल कॉलेज में किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जान जाने की प्रारंभिक वजह कार्डियक अरेस्ट यानी दिल की धड़कन रुकने को बताया गया है। विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक प्रतीक के फेफड़ों में थक्के जम गए, जिसकी वजह से उनके दिल और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही अखिलेश यादव पीएम हाउस पहुंचे और छोटे भाई के पार्थिव शरीर को देखा। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, यह अत्यंत दुखद है कि वो आज हमारे बीच नहीं है। कानून और परिवार के लोग जो कहेंगे हम उसी बात को मानेंगे। हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। एक बहुत अच्छा लड़का कोई रिजल्ट नहीं, अपने मेहनत से कुछ करना चाहता हूँ।
बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। बता दें कि इसी साल जनवरी में प्रतीक की उनकी पत्नी के साथ अनबन की खबरें सामने आई थी और प्रतीक ने तलाक की भी बात कही थी, लेकिन बाद में अपने शब्द वापस ले लिए थे। और जब ये घटना हुई तब उनकी पत्नी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव असम दौरे पर थी, जो खबर मिलते ही दिल्ली के जरिए लखनऊ लौट आई। पीएम के बाद पार्थिव शरीर घर आने के बाद शिवपाल सिंह यादव, डिम्पल यादव और कई दिग्गज नेताओं ने आवास पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा गया है। उनका अंतिम संस्कार 14 मई को दोपहर 12:30 बजे लखनऊ के पीपरा घाट पर किया जाएगा। प्रतीक यादव की जान जाने की खबर ने खलबली मचा दी है तो केरलम में सियासी हलचल तेज है। राज्य में सरकार गठन की प्रक्रिया में तेजी आती दिखाई दे रही है। बड़ी बूठी से बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में राज्य का अगला सीएम कौन होगा, गार्बेज सरकारों से बस ऐलान होना बाकी है। 2014 प्रसाद इंडिया में रमेश चेन्निथल्ला का बयान आया है। तो इंडिया क्या खलास कहा है सीजा कांग्रेस मोड़ियो, नेता ने और पति। क्या है पूरी खबर देखिए। जर्मनी में हिटलर खलास करी पसु जर्मनी में खाओ पड़ी जल्द ही खत्म हो ये जाएगा। इंडिया में था जानकारी के अनुसार सीएम पद इंडिया को खलास लेकर सीजा केरल से दिल्ली लगातार बैठकों का दौर पसु चल मोदी रहा ने है विरोध और चाल सीएम सा पद को लेकर किसी भी वक्त सहमति बन सकती है। I have tested a ton. कहना है कि पार्टी की सीनियर लीडर सोनिया गांधी की सेहत बिगड़ने के चलते सीएम के नाम के ऐलान में थोड़ी देरी हुई है, वरना नाम का ऐलान आज ही हो जाता। कांग्रेस नेताओं के ये बयान साफ करते हैं कि आंतरिक रूप से सीएम का नाम फाइनल करने के करीब पहुंच चुके हैं। हालांकि इसके लिए खुद राहुल गांधी ने कई दिग्गज नेताओं से 1-to-1 बात की है और उनकी राय जानी है। सीएम पद की रेस में रमेश चेन्निथल्ला, बीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल शामिल हैं और इन तीनों में से केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे आगे चल रहा है। संगठन में उनकी सक्रियता और शीर्ष नेताओं की पहली पसंद के चलते वेणुगोपाल सीएम पद के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। सिर्फ पार्टी के शीर्ष नेता ही नहीं बल्कि सीएम पद को लेकर लगातार हो रही बैठक में शामिल विधायक भी वेणुगोपाल के नाम पर सहमति जता रहे हैं। जानकारी के अनुसार 12 मई को राहुल गांधी के साथ हुई बैठक में शामिल 10 नेताओं में से 7 ने वेणुगोपाल का समर्थन किया, यानी सबसे ज्यादा चांसेस वेणुगोपाल के ही सीएम बनने के दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 140 सीटों वाली केरल विधानसभा में यूडीएफ ने 102 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल कर लिया। इसमें कांग्रेस के पास 63, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पास 22, केरल कांग्रेस के पास 8 और आरएसपी के पास 3 सीटें हैं। वहीं 4 मई को नतीजे आने के बाद से ही मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग गई है और अब किसी भी समय ऐलान कर दिया जाएगा। केरल का सीएम कौन होगा, इसको लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं। तो सवाल नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर भी उठ रहे हैं। पेपर रद्द होने के बाद छात्रों का प्रदर्शन जारी है। वहीं विपक्ष ने भी पेपर लीक मामले को लेकर सरकार की घेराबंदी की है। यहाँ तक कि सीबीआई टीम नीट पेपर लीक जांच के लिए एनटीए मुख्यालय में पहुंची और इस दौरान कई बड़े खुलासे हुए। Always fail, before fail, after fail. 12 मई को No देश भर result. के मेडिकल Nation छात्रों को उस empty. वक्त झटका लगा जब पेपर लीक होने की वजह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी के पेपर को रद्द कर दिया। अब इस पेपर लीक को लेकर एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। लगातार जांच जारी है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया सुप्रीम मेडिकल कोर्ट में क्या एसोसिएशन ने कोर्ट में डिबेट करने की याचिका कोई दायर जरूरत नहीं कर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक्शन लेना हटाकर चाहिए। नई और अधिक पारदर्शी संस्था गठित करने की मांग की है। साथ ही कहा कि मामले की जांच कर रही सीबीआई से 4 हफ्ते के अंदर स्थिति की रिपोर्ट मांगी जाए। तो दूसरी तरफ एक बार CBI फिर को- देश CBI में गवर्नमेंट छात्रों को और कहते हैं, अभिभावकों खुद में तो नाराजगी CBI का रो- माहौल है। रो- छात्र लाई संगठनों से। ने एनटीए को हटाने की मांग की है। एनएसयूआई और एसएफआई के बाद एबीवीपी PCI के लाई से। छात्र कार्यकर्ता एनटीए के खिलाफ मोदी धरना लाई, प्रदर्शन शाह कर रहे लाई, हैं। मतलब दिल्ली totally यूनिवर्सिटी बिल्कुल छात्र संघ के government अध्यक्ष failure। आर्यन मान ने कहा, और हमारी सबसे बड़ी मांग है जो एनटीए का डायरेक्टर है उसको रिजाइन करना चाहिए। और जब 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सबसे पहले आंदोलन करा था और सबसे टाइम पहले आवाज पेपर उठाई लीक। थी कि गवर्नमेंटेड उनको लीक resign सर तो वहीं खबरें ये भी है कि नीट पेपर लीक मामले में बीजेपी नेता दिनेश बिवाल और उसके भाई अरे मांगीलाल चोरों, बिवाल की जिसको गिरफ्तारी खलास कर। हुई है। दोनों भाइयों के खिलाफ राजस्थान पुलिस आज के तक में स्पेशल बड़ा चोरों ऑपरेशन से। ग्रुप ने कार्रवाई की। एसओजी की पूछताछ में पता चला कि दोनों भाइयों ने 30 लाख रुपए की कीमत पर पेपर खरीदा था। नीट पेपर लीक मामले ने अब Corrupted सड़क से government लेकर से सियासत देशों तक का माहौल गर्म कर दिया है। विपक्ष भी सरकार पर कई गंभीर सवाल उठा रहा है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट विश्व किया, गुरु घंटा गुरु नीट पेपर लीक ने चोरों 22 वाला। लाख छात्रों की मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन बीजेपी सरकार अब तक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। युवा कांग्रेस की मांग साफ है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, प्रभावित छात्रों को मुआवजा मिले और एनटीए को तुरंत बैन किया जाए। इसके अलावा ये वाला राष्ट्रीय भगवान। संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा अब कि चोरों जब से को करो। मोदी सरकार आई है तब से कुल 93 पेपर लीक हुए हैं। करीब 6 करोड़ युवाओं का भविष्य इन पेपरों में बंद था। इससे शक तो पैदा होता है, दिल्ली में क्या मुट्ठा इनके भूकंप नेता दी जरूर पेपर है। लीक करा रहे हैं? अगर नेपाल और बांग्लादेश के 50 जेंजी पॉइंट नहीं। सरकार बदल सकते हैं तो क्या हमारे देश के जेंजी पेपर लीक करने बद्दा वाले चोरों मंत्रियों खलास को ही जेल है। नहीं भेज सकता है?
जैसे आप जानते हैं कि नीट एग्जाम 3 मई को हुआ था, जिसमें 22.79 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। 22 लाख से अधिक उम्मीदवारों को अब फिर से नीट यूजी 2026 एग्जाम देना होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी पश्चिम एशिया में गहराते संकट की। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान को धमका रहे हैं, डील करो नहीं तो हमला किया जाएगा, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। उसने अमेरिका को परमाणु बम बनाने की धमकी दे दी है। तो क्या ईरान अमेरिका में छिड़ने वाली है परमाणु जंग? जानेंगे इस रिपोर्ट में। ईरान अमेरिका में सीज फायर के बीच जंग का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो उस पर भयानक हमला किया जाएगा। अब इस पर ईरान ने करारा पलटवार किया है। ईरान ने कहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो परमाणु कार्यक्रम को तेज कर देगा, परमाणु बम बनाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो जंग में इसका इस्तेमाल भी करेगा। ईरानी संसद के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने साफ साफ धमकी दे दी है, अगर ईरान पर दोबारा हमला होता है तो हम अपने यूरेनियम का 90% संवर्धन भी कर सकते हैं। इस पर संसद में समीक्षा की जाएगी। तेहरान की इस धमकी ने अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि जिस तरह से ईरान और अमेरिका अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि जंग फिर से शुरू हो सकती है। ईरान जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर। इस दौरान वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ईरान के मुद्दे पर ट्रंप चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करेंगे। ये यात्रा ही तय करेगी कि अमेरिका और ईरान की जंग किस मोड़ पर जाएगी। हालांकि ट्रंप ने चीन दौरे पर रवाना होने से पहले कहा था कि वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ईरान जंग पर लंबी चर्चा करेंगे, लेकिन अमेरिका को ईरान के मामले में किसी मदद की जरूरत नहीं है। इस बीच एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। खबर आ रही है कि सऊदी अरब ने भी ईरान पर हमले में अपनी सेना को उतार दिया था। दावा किया जा रहा है कि तेहरान ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले लॉन्च किए थे, जिसके बाद सऊदी अरब ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई में ये हमले किए। इस खबर के सामने आने के बाद ईरान का रुख आक्रामक बना हुआ है।